So once again a very good morning to you all. So from today we will start the English grammar. आज हम लोग यहाँ से इंग्लिश ग्रामर की बात शुरू करेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बताइए व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है बेटा? नहीं, देवगुप्ता सही बता रहा है. अल्फ़ाबेट या लेटर्स, जिनको हम लेटर बोलते हैं, जिनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं. सो लेटर, या जिनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जो क्या होता है ए से लेके जेड तक. ठीक है बेटा. सो ए के लेके जेड तक के जो लेटर्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, दिस इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट. इसको स्मॉलेस्ट यूनिट्स बोलते हैं. टोटल हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, टोटल हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश. टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा? यस, टोटल 26 लेटर्स हैं. तो जो लेटर हैं टोटल है वो 26. और इन 26 लेटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2. कौन कौन से? कॉन्सोनेंट, यस, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स. कॉन्सोनेंट एंड वोवेल. टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा? यस, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल होते हैं. और इन्हीं को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 26 लेटर्स आते हैं. ठीक है. तो इंग्लिश की बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट हुई लेटर. टोटल 26 लेटर होते हैं. अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हु इज़ द, तो आप किसको कहेंगे? कौन है फादर? का मतलब किसने शुरू की? हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? पता है किसी को? क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए. क्या लिखा है बेटा ये? यस, जॉफ्री चॉसर. सो सर जॉफ्री चॉसर, ही इज द नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज पोइट्री. जो इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश पोइट्री है, उन दोनों का फादर किसको बोला जाता है? कौन है फादर? सर जॉफ्री चॉसर. सो सर जॉफ्री चॉसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कब से हुई होगी? वैसे इंग्लिश कहाँ की, सबसे पहले कहाँ की नेशनल लैंग्वेज थी? इंग्लिश ब्रिटिश की थी. कब ये नेशनल लैंग्वेज बनी होगी वहाँ पर? जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारी है लैंग्वेज. तो देखिए था क्या, ऐसा नहीं है कि चौसर के आने से पहले, जो चौसर हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1400 to 1460. ये टाइम पीरियड है चौसर का. 1400 में पैदा हुए, 1460 में इनकी डेथ हो गई. और इन्हें कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो क्या 1440 से पहले इंग्लिश नहीं बोली जाती होगी बेटा? या इंग्लिश लैंग्वेज थी नहीं? होगी नहीं. क्या रहा होगा? क्या रहा होगा बेटा? तो फिर इन्हें क्यों कहा जाता है फादर? अगर होगी तो इन्हें क्यों कहा जाता है? हाँ, अलग लेवल पे क्या था बेटा? देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या. जो ब्रिटेन था वहाँ पे क्या था, 450 BC पहले वहाँ पे क्या था, ब्रिटिश में रोमन्स ने अटैक किया. किसने अटैक किया वहाँ पर? रोमन्स ने अटैक किया. रोमन्स ने ब्रिटेन को जीत लिया, इंग्लैंड को जीत लिया, और इनके ऊपर रोमन्स का शासन हो गया. जब रोमन्स ने का शासन हुआ तो रोमन्स ने क्या करा, अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी. मीन्स वहाँ के लोगों से कहा आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलिए. उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, कैथोलिक्स आए.
उसके कुछ साल बाद कैथोलिक्स आए, उन्होंने ब्रिटेन को जीता, उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी। उसके बाद रोमन कैथोलिक आए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर दी। तो हो क्या रहा था, ब्रिटेन में जो भी आता था वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर देता था। तो वहाँ पर एक लैंग्वेज नहीं थी। तो वहाँ के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते होंगे? मिक्स। कोई रोमन्स की बोल रहा है, कोई कैथोलिक्स की बोल रहा है, कोई रोमन कैथोलिक्स की बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। तो कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं थी। तो जब 1400 में चौसर का जन्म हुआ, सो उन्होंने क्या करा, ये जो बिखरी हुई लैंग्वेज थी इसको समेटा, एंड ही मेड इंग्लिश एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। और इन्होंने क्या करा, इंग्लिश को ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज बना दिया। दैट्स वाई ही नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए इन इंग्लिश लैंग्वेज का फादर कहा जाता है। तो समझ गया बेटा क्यों कहा जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज का फादर? गॉट इट? हाँ, और पोइट्री का इसलिए क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पोइट्री लिखनी शुरू करी, इसीलिए इन्हें हम पोइट्री का भी कहते हैं। तो 1400 से मान लेते हैं हम लोग इंग्लिश शुरू हुई। सबसे पहला सबसे छोटी यूनिट हुई लेटर्स, 26 लेटर हुए, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट हो गए और 5 वोवेल हो गए। अब लेटर के बाद, उसके बाद सबसे छोटी यूनिट फिर कौन सी है? द सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट। सेकेंड कौन सी होगी बेटा? सबसे छोटी तो हो गई लेटर, इसके बाद कौन सा होगा बेटा? यस, वर्ड, बिल्कुल सही। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई हमारी लेटर। लेटर मतलब A to Z, ये हो गया। फिर आया वर्ड। और वर्ड कैसे बनता है बेटा? कोई भी वर्ड है कैसे बनता है? भाई जैसे ये 3 वर्ड हमने लिखे हैं, अब ये हैं, ये 3 वर्ड हैं, है ना? अब इन, हाँ बताओ बेटा, बोलो, बताओ बेटा। यस भाई, वर्ड बिल्कुल सही है। जैसे वर्ड तो ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ लेटर ये भी तो है बेटा। हमने ARM लिख दिया, क्या इसको हम वर्ड पढ़ते हैं? क्या ये वर्ड है बेटा? या हम चलो इसको पास लिख देते, दूर दूर लिखा हुआ है, हमने लिखा ARM। क्या ये वर्ड है? वर्ड है, आर्म है ना? और अगर हम इसको ऐसे वर्ड लिख दें, MIAER, अब ये वर्ड है? क्यों नहीं है ये वर्ड? क्योंकि इसका क्या नहीं, हाँ, क्योंकि इसका सेंस नहीं निकल, हाँ, सेंस नहीं निकल रहा है। तो सिंपल सा है, वर्ड का मतलब ग्रुप लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो ऐसा वर्ड्स का, लेटर्स का ग्रुप जिसका कंप्लीट सेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ड। तो लेटर से मिला के वर्ड बना। वर्ड को मिला के क्या बनता है? वर्ड के बाद क्या आता है बेटा? सेंटेंस से पहले भी कुछ और आता है। नारे पैराग्राफ थे बेटा, सेंटेंस को मिलाने से बनता है, क्लॉज नहीं। दिमाग लगाइए, सोचिए क्या सेंटेंस से पहले क्या आता है? क्योंकि इन दोनों वर्ड्स, यस एग्जैक्टली, फ्रेजेज, क्योंकि वर्ड्स और फ्रेजेस को मिला के ही तो सेंटेंस बनता है। तो फिर होते हैं फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होता है बेटा? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? एनीवन? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है बेटा?
Now are you getting my voice? Are you getting my voice? आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है सबको? ओके। तो फ्रेज का मतलब कौन बताएगा बेटा? है किसी को पता क्या होता है फ्रेज? फ्रेज का मतलब बेटा यही होता है, ऐसा अ ग्रुप ऑफ, फ्रेज क्या होता है? वर्ड से मिला के बनता है। जो फ्रेज होता है ये भी वर्ड से मिला के बनता है। बस फ्रेज में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप of words that has sense but not complete sense। मीन्स ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका सेंस तो हो लेकिन कैसा सेंस ना हो? कंप्लीट सेंस ना हो, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझाइए, डेफिनेशन मैंने बता दी, ज़रा एग्जाम्पल से समझाइए आप क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा विद आ स्टिक, विद आ स्टिक, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? इसका सेंस है या नहीं है? कंप्लीट सेंस है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब अभी लिखा विद अ स्टिक, स्टिक से, अब स्टिक से क्या हुआ? ये सेंस नहीं निकल सकता। कब तक नहीं निकल सकता? जब तक किसके साथ दूसरा फेज ना जोड़ा जाए। जैसे लिखा जाए ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक, जब ये उसके साथ लग जाता तो ये, या जैसे हमने लिखा इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है बेटा? है। सेंस है? कंप्लीट है? कंप्लीट कब होगा? जब इसे सेंटेंस में रख दिया जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही वेंट देयर इन द ईस्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो सिंपल सा होता है। फ्रेज का मतलब यह होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, की ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेज। और फ्रेज के बाद क्या बनता है? फ्रेज के बाद आते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस की डेफिनेशन तो सब जानते हैं क्या होता है बेटा? हाँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, ऐसे वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही वेंट टू द मार्केट, आई टीच यू इंग्लिश, ये सारे क्या हैं? ये ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, है ना। तो ये बेटा कहीं पे रफ में हल्के से कहीं नोट कर लो इसको, ऐसे ही नोटेड डाउन कर लिया सबने? आप क्या क्या फेयर में लिख लो ना, कहीं पे लिखे रहोगे तो भूलोगे नहीं। लिखा होगा तो जब भी है एक बार नज़र पड़ेगी। तो चलो मैं बोले दे रहा हूँ, आप वैसे लिख लो, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर A to Z, ठीक है। उसके बाद वर्ड
वर्ड के आगे डैश करके क्या लिख लो बेटा, जैसे वर्ड की डेफिनेशन वर्ड, उसमें लिखो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड्स। लिख लिया बेटा सबने? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। लिख लिया बेटा? है ना। आप डालो फ्रेज, आप फ्रेज में लिखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has sense, a group of words that has sense, okay Pihu, a group of words that has sense but not a complete sense। आ गया सबको? तो लिख लो, फिर लिख लो जल्दी से। लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा। सबका हो गया बेटा? एवरीवन हैज कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। तो बेटा ये बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, बताएगा कोई? नहीं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होते बेटा, 5 भी नहीं होते हैं। 3 कौन कौन से? 3 सही है। यस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द सेंटेंसेज आर ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। जो आपने हिंदी में पढ़े हैं ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हाँ, मिश्रित वाक्य वही है। तो सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चर के बेस पर। अब सेंस के बेसिस पर कितने होते हैं? 2 कौन कौन से? देव निरंजन सही बता रहे हो। कितने होते हैं टोटल? या ज्योतांशी राइट। टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल हाउ मैनी सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सेंस? 2 नहीं होते हैं बेटा, 5। यस, 5 होते हैं बेटा, 5।
कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज assertive, yes. Second, interrogative. Interrogative. Third, imperative. Fourth, fifth, नेगेटिव नहीं, एक्सक्लामेटरी। हाँ, टोटल 5 होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. So on the basis of structure, the sentences of 3 kinds: simple, compound and complex. On the basis of sense, the sentences are of 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. इसको लिख लो बेटा. आज हम लोग यहीं तक रखेंगे. कल आप लोग ये सब पढ़ के आइएगा, है ना. इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे. नाउ नोट इट डाउन.